Okay, modernity, the modern philosophy, and the roots are hidden in their enlightenment in the medieval period, in the Renaissance. After all these school of thought or ideas, the modernity emerged. Modernism या modern philosophy जिसे हम कहते हैं. So we are talking about the modernism, and we have three basic ideas in the course history of ideas. That is anthropocentrism, freedom, and the rationality. It's quite simple to explain you. एंथ्रोपोसेंट्रिज्म यानी एंथ्रोपो यानी मैन सेंट्रिक. एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब होता है, देखिए एक होता है जियोसेंट्रिक. जियोसेंट्रिक का मतलब है यानी अर्थ सेंट्रिक, जिसमें कॉस्मो के बारे में, अर्थ के बारे में, सेलेस्टिकल बॉडीज़ के बारे में, स्टार्स मून को स्टडी करते हैं. लेकिन एंथ्रोपोसेंट्रिक स्टडीज़ वो हैं जो मैन सेंटर्ड है, जिसको ह्यूमैनिटीज़ कहते हैं, सोशल साइंसेस कहते हैं आज के ज़माने में. तो मॉडर्निज्म ने जब स्टडी करना शुरू किया तो उनका मेन फोकस ह्यूमन हुआ, यानी स्टडीज़ की जाए, प्रोग्रेस की जाए, साइंटिफिक नॉलेज हो मगर कैसी हो, ह्यूमन सेंटर्ड, मैन सेंटर्ड होनी चाहिए. ठीक है. तो दूसरी बात फ्रीडम की बात की. यहाँ फ्रीडम कैसा फ्रीडम था? फ्रीडम हमें इस तरह से है कि आपको अपनी लाइफ को, अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी प्रोफेशन को चूज़ करने का मुकम्मल इख्तियार हो. फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और यहाँ पे फिर इंडिविजुअल और कलेक्टिव फ्रीडम की भी बात नज़र आएगी, जिसे हम फ्री विल कहते हैं. और फ्रीडम एक पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी है जो कि डिमांड किया जाता है स्टेट से, गवर्नमेंट से, कि हमें अपनी आज़ाद राय को प्रेजेंट करने का भी हक़ हो और हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी को गुजार भी सकें. लेकिन इसमें कलेक्टिव बिहेवियर को भी मद्देनज़र रखना होता है. और फिर तीसरा रेशनैलिटी. मॉडर्निटी को एज ऑफ रीज़न भी कह सकते हैं आप. ठीक है. क्योंकि रेशनैलिटी जो कि एनलाइटनमेंट को हम कहते थे एज ऑफ रीज़न, और उसका नतीजा निकला कि जो एक मॉडर्न रेशनल मैन, अगर मॉडर्न मैन होगा तो उसका मतलब है वो रेशनल है, अक्ल को इस्तेमाल करता है, साइंस का सहारा लेता है, और जो फ्रीडम की बात करता है. तो तभी हम इसको एज ऑफ, साथ में रिवोल्यूशन भी कहेंगे तो एज ऑफ रीज़न भी कहेंगे. रीज़न से हमें रेशनैलिटी मिली, रिवोल्यूशन से हमें आज़ादी मिली, फ्रीडम मिला. तो यहाँ आप स्टार्ट करते हैं. पहले तो डेफिनेशन एंथ्रोपोसेंट्रिक, मैंने अभी जैसे कि बताया आपको, ये ह्यूमन सेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू होता है जिसमें दुनिया को इंटरप्रेट कर रहे हैं लेकिन ह्यूमन वैल्यूज़ और ह्यूमन एक्सपीरियंस के साथ, कि इंसान का ज़ाती तजर्बा, इंसान खुद एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना दिया उसको, और उसको स्टडी के लिए यूज़ किया गया कि हमने बहुत कुछ स्टडी कर लिया, बट नाउ हम जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते. रेशनैलिटी हैव अ रीज़न. रेशनैलिटी मीन्स रीज़न. टू मेक कंपैरिजन बिटवीन द टू, अक्ल का इस्तेमाल करना, रेशनल होना. ठीक है. सो वी हैव अ स्लाइड लेटर ऑन दैट वी हैव टू डिस्कस मोर अबाउट इट. तो सबसे पहले हम एंथ्रोपोसेंट्रिज्म देख रहे हैं, जिसमें ह्यूमन टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द यूनिवर्स. इस पूरी कायनात में इंसान को अहमियत दी जाए, जो उसको मैन सेंटर्ड स्टडीज़ को देखा जाए. और ह्यूमन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द सुपीरियर नेचर एंड होल्ड दैट ह्यूमन लाइफ हैज इंट्रिंसिक वैल्यू. इंसान कोई सुपरस्टिशियस देवमालाई सोल, रूह, आत्मा नहीं है, बल्कि वो अपनी एक एंटिटी है उसकी, और वो अपने माइंड को, अक्ल को इस्तेमाल करके चीज़ों को जान सकता है, समझ सकता है. तो ह्यूमंस डू हैव इथिकल ऑब्लिगेशन टुवर्ड द एनवायरनमेंट. दूसरी बात, इस एनवायरनमेंट को उसने डैमेज नहीं करना, इस कायनात के राजों को उसने फाश करना है. और जब भी कह रहे हैं कि मैन जो है वो सुप्रीम बीइंग है अदर देन द ऑल अदर बीइंग इन दिस वर्ल्ड, तो साथ में उसको सेफ गार्ड भी करना है, प्रोटेक्ट भी करना है इस कायनात की तमाम तर स्पीशीज़ को, एनवायरनमेंट को. तो ह्यूमन्स आर द हाइट ऑफ द नेचुरल इवोल्यूशनरी प्रोग्रेशन ऑफ ऑल स्पीशीज़ एंड ऑफ द लाइफ. तमाम तर जानदारों में जो सबसे ज़्यादा जो इवॉल्व हुआ है वो इंसान है, होमोसेपियन, जो उसको बोलने का भी एक अल्फाज का ज़ख़ीरा है, उसके बाद अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकता है, लैंग्वेज है, लॉजिक है, माइंड है, रीज़न है, अंडरस्टैंडिंग है उसके पास. तो वैल्यू इज़ द प्लेस प्राइमरली ऑन द ह्यूमन विद द नेचुरल वर्ल्ड हैविंग लेस इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू, कि इंसान की कदर और अहमियत जो है वो ज़्यादा है. अब ये एक तो हो गया एंथ्रोपोसेंट्रिज्म. दूसरा जो आइडिया जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है मॉडर्निज्म में, वो है फ्रीडम. अब फ्रीडम, मैंने आपसे कहा कि अगर एक पर्सनल इंडिविजुअल की बात करें तो उसको कहते हैं फ्री विल, कि यू विल एक्सरसाइज यू विल फ्रीली वट एवर यू लाइक टू डू, जो मेरा दिल चाहे मैं करूँ, इसको कहेंगे फ्री विल. फ्रीडम क्या है? दिस वन इज़ अ पॉलिटिकल आइडिया.
when you demand someone other, when you demand some right from the other, जैसे कि स्टेट से मांग रहे हैं, सोसाइटी से मांग रहे हैं, घर से मांग रहे हैं, तो ये आप अपना फ्रीडम मांग रहे हैं। फ्रीडम जो है एक पॉलिटिकल एफर्ट्स हैं, इंडिविजुअल, अच्छा इंडिविजुअल भी होता है और कलेक्टिव भी होता है। अब हम देखते हैं ज़रा इंडिविजुअल थ्योरी क्या कहती है। इंडिविजुअल थ्योरी ये कहती है कि ह्यूमंस आर कंसिडर सुपीरियर टू एनिमल्स बिकॉज ऑफ देयर रीजन। मैन इज़ अ रैशनल एनिमल, मैन इज सुपीरियर दैन द अदर बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू थिंक, एबिलिटी टू स्पीक एंड एबिलिटी टू डू द रीजन। तो ह्यूमैनिटी जो है वो खुदा का डिप्टी है, खुदा का नाइब है, खुदा का वाइस सर्जेंट है, बिकॉज ऑफ वॉट, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। तो ये जो इस तरह से इकोनॉमिक एथिकल थ्योरी ऑफ इंडिविजुअलिज्म यही कहती है कि इंसान को आज़ाद, ताकि वो बिज़नेस में, जियोलॉजी में, बायोलॉजी में, एजुकेशन में उसने कितना जो है वो कंट्रीब्यूट किया। वो एडवेंचरियस भी रहा, कैंपिंग लगाता है, हाई नेचर से लड़ता है, नेचर से लड़ने की ताकत रखता है, कुदरत के राजों को जानता है, एस्थेटिकल वैल्यू है, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हैं उसके पास, रिलीजियस मिस्टीक भी उसके पास है। इंसान कदर कीमत के बारे में बात कर रहे हैं, और इकोलॉजिकल वैल्यूज़ जानता है कि वो क्लीन द एयर, वाटर को कैसे उसने प्रोटेक्ट करना है, चीज़ों को यूटिलाइज करना। तो जितने हम आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जब उन्होंने डिग किया तो उनको पता लगा ज़मीन से जो ख़जाने फॉसिल निकले रिकॉर्ड, तो उसमें इंसानों की यादात और फसलत, तो ज़माना जो सिविलाइजेशन है वो इंसानों के साथ जुड़ा है, चीज़ों के साथ नहीं जुड़ा। तो बड़ी अहमियत है एक इंसान की उसको समझने की। तो ये सारा कुछ हमें इंडिविजुअलिज्म में नज़र आता है। और यहाँ पर फ्रीडम हमारा बेसिक राइट है, बाय बर्थ है, जिसे नेचुरल राइट कहता है जॉन लॉक। और एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ राइट टू एक्सप्रेस दिस थाट, ठीक है, और वो परसीव करे, एक्सपीरियंस करे, थिंक करे और एक्ट करे अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है। तो कोई ऑब्जेक्टिव अथॉरिटी नहीं है, बल्कि इंसान को अपने माइंड से ही, रीज़न से ही चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। तो वो कहता है कि वो खुद फिर एक मॉरल एजेंट है, उसमें तमीज़ है, अच्छे बुरे की समझ है इंसान के अंदर, और वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को खातर खाना लाए। तो इंडिविजुअल फ्रीडम जो है इज़ द प्री कंडीशन ऑफ ह्यूमन प्रोडक्टिविटी। लेडी आइन रैंड कहती हैं कि इंडिविजुअल इज़ एंड हिमसेल्फ एंड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मोरालिटी। तो इंसान जो है वो अखलाकियत को भी उसका काम है कि वो अपने ज़मीन से अच्छाई, ग्रेटनेस, गुडनेस को भी जो है वो लागू करे। कलेक्टिविज़म यही बात है कि इंसान जो है वो सिर्फ अपने पर्सनल इंटरेस्ट और सेल्फ इंटरेस्ट को ना देखे, बल्कि वो पूरे माशरे की भलाई देखे, कोई काम ऐसा करके जाए जिससे पूरी माशरे को, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट हो। द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट बेनिफिट फॉर द अदर्स एंड यू मस्ट सेक्रीफाइस योर ओन वैल्यूज फॉर द ग्रेटनेस। ग्रेटनेस इज़्ज़त इसी को कहते हैं कि जिसमें आप कुर्बानी दे दें। एक बड़ा आदमी होता है तो शायद पैसों से बने, और एक अजीम आदमी होता है जो कुर्बानी से बनता है, जो अपने इंडिविजुअल सेल्फ को कुर्बान करता है, सेक्रीफाइस करता है फॉर द सेक ऑफ द अदर्स। तो बड़े बड़े आइंस्टाइन जैसे लोग, साइंटिस्ट और फिलासफर और बड़े इंटेलेक्चुअल्स ने अपनी पूरी ज़िंदगी सर्व कर दी किसी न किसी एक थ्योरी के लिए, किसी न किसी एक इन्वेंशन के लिए, और उससे आने वाली नस्लों को उससे फ़ायदा हुआ। तो ये एक कलेक्टिव थाट है जिसमें पूरे माशरे के लिए हम सोचें। उसके बाद ये दिख रहे हैं आपके सामने कुछ कहीं माशरे ऐसे हैं जहाँ जो इंडिविजुअलिज्म का ज़्यादा जोर है, यूके, यूएस वगैरह में हमें इंडिविजुअल लाइफ, इंडिविजुअल थिंकिंग नज़र आती है। लेकिन जापान, फ्रांस, यूरोपियन कंट्रीज, सेंट्रल एशिया जैसे ममालिक में कलेक्टिव थाट नज़र आती है, जिसमें जो है वो माशरे के लिए लोग मिल के एक काम करते हैं। तो पॉलिटिकल कलेक्टिविज्म भी हमें नज़र आता है कि इंसान को ओप्रेस करा जाता है स्कैसिटी की तरफ, और एवरी पर्सन वुड हैव फ्री इक्वल एक्सेस टू द टूल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द प्रोडक्शन। तो यही बात कि हर कोई कंट्रीब्यूट करे, कमेंट करे, रिव्यू करे, ग्लोबलाइज हो जाए और एक दूसरे से ट्रेडिंग करे, दुनिया ग्लोबल विलेज हो रही है। तो ये जो MNCs का कॉन्सेप्ट है, ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली यूनाइट करने के लिए, वी मस्ट यूनाइट इन कलेक्टिव एक्शन, वी मस्ट यूनाइट इन ऑल consciousness, build collective institutional organization. So nothing can take a man's freedom away from him except the other man. So we should respect the freedom of the other as well if we demand freedom from the others. So freedom means what? Freedom means freedom from the other. A man who places other above self should have no objection to being a slave. तो हमें अपनी आज़ादी के साथ साथ दूसरे की आज़ादी का भी ख्याल रखना है, ना कि ये कि हम दूसरे को गुलाम बना बैठें।
आखिरी और फाइनल जो मॉडर्निटी की रूट्स में आइडियाज़ हैं वो है रैशनैलिटी। रैशनैलिटी का मतलब है रीज़न का इस्तेमाल करना है, अक्ल का इस्तेमाल करना है। अब इसमें दो आइडियाज़ हैं, एक स्टैटिक एक डायलैक्टिक। रैशनैलिटी का मतलब तो समझ आई कि एक्सेप्टेंस ऑफ रीज़न, रीज़न इज़ द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज टू जज ऑल दोज वैल्यूज़। और ये एक बेसिकली गोल डिज़ायर तमाम एक्शंस के लिए हम जो है अपनी अक्ल का, सोच का, ख्याल का सहारा लेते हैं। तो rationality act according to the reason. It means accepting only that which you have to reason to believe. So you have a reason to believe, you have a reason, you have a logic, you have a mind to understand the things. और rationality के अंदर अगर हम static की बात करें, static का मतलब होता है जो change ही नहीं होता, जो चीज़ वहीं रहती है, जो move नहीं होती, जो moving और changing जिसमें possible नहीं है, stable है। तो society is stable over time, is comply with our shared values and based on the general consensus। तो एक रीज़न ऐसी हैं जो कभी नहीं बदलती, कुछ आइडियाज़ ऐसे हैं जो हर दफ़ा हमें इंसानियत से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो उसके लिए अक्ल एक सी रहेगी, रीज़न एक ही रहेगी, वो हमेशा से वही रीज़न अप्लाई होगी सब जगह। तो ये स्टैटिक पोजीशन है। दूसरी पोजीशन ये है कि रीज़न जो है वो वक्त के साथ साथ बदलती है। यानी हम ये देखेंगे माशरे में एक जो आज रीज़न हम दे रहे हैं वो आने वाले वक्त में वो रीज़न ना काफ़ी होगी, वी नीड मोर आइडियाज़। और जब एक आइडिया दूसरे आइडियाज़ के साथ एक टकराता है तो एक नया आइडिया जन्म लेता है। जैसे कि एक तरफ थीसिस है तो दूसरी तरफ एंटाई थीसिस है, इसको कहते हैं डायलैक्टिक। लैक्टिक का मतलब डायलॉग है, डाई मीन्स टू है। तो ये कह रहे हैं कि रीज़न अपोजिट्स में, दो अपोजिट आइडियाज़ जब आपस में एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं तो एक बदलाव आता है। तो रीज़न चेंजेबल है। जो आज हम रीज़न दे रहे हैं दुनिया को समझने की, देखो 18वीं सदी में इंसानियत के मायने अलग थे, 19वीं सदी में इंसानियत के मायने अलग थे, और आज 21st सेंचुरी के अंदर लफ्ज़ इंसानियत, ह्यूमैनिटी के मायने बिल्कुल अलग हैं। तो मायने बदलते जा रहे हैं, इंसान सेल्फ जो है उसके मायने बदलते चले जा रहे हैं। पहले वो बिल्कुल एक रूह स्पिरिचुअल था, फिर वो एक न्यूरॉन्स डिजिटल हो गया, और आज फिर वो एआई की तरह से रोबोटिक मैकेनिज्म, कॉग्निटिव प्रोसेस को स्टडी किया जा रहा है। तो देख रहे हैं रीज़न बदलती जा रही हैं, ये डायलैक्टिक वर्जन है, और रीज़न वही रहती हैं, ये स्टैटिक वर्जन है। तो ये दोनों रैशनैलिटी हैं, रीजंस का इस्तेमाल है। स्टैटिक का मतलब होता है, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, स्टैटिक का मतलब होता है जो चेंज नहीं होता, जो एक जैसे रहता है। बहुत जैसे कि इंसान के अंदर एक रूह है, सोल है, तो उसके बारे में जो आइडियाज़ हैं, कुछ आइडियाज़ यूनिवर्सल ट्रुथ है कि यूनिवर्सल ट्रुथ है कि एथिक इज़ वर्च्यू, नॉलेज इज़ वर्च्यू, तो ये हमेशा एक ही रीज़न रहेगी, रीज़न कभी बदलेगी नहीं। लेकिन डायलैक्टिक ये कहता है कि रीज़न, जो दूसरी पोजीशन है वो है डायलैक्टिक की, कि रीज़न एक फ्लक्स की तरह से है, बदलाव है, डेली कंटिन्यूस एक प्रोग्रेस हो रहा है, एक आइडिया न्यू। देखो हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़ पे हमने एक फ्लो ऑफ आइडियाज़ देखे, तो क्या सारे आइडियाज़ एक जैसे रहे? नहीं, बदलते चले गए। तो ये क्या है? डायलैक्टिक है। स्टैटिक क्या है? लेकिन सब में एक कॉमन सोच और ख्याल रहा है, जो कि हम पूरी मॉडर्निटी में देखते आ रहे हैं कि रीज़न का इस्तेमाल करो, साइंस का इस्तेमाल करो, इंसान को अहमियत दो, आज़ादी होनी चाहिए। पूरे मिडिवल के अंदर एक स्टैटिक आइडिया था क्या, कि रिलीजियस वैल्यू ज़्यादा प्रायर है, फेथ ओवर द रीज़न है। तो ये हम यहाँ पे देखते चले आ रहे हैं। तो ये रीज़न स्टैटिक भी होती हैं, यानी स्टेबल रहती हैं बिल्कुल, और दूसरी तरफ डायलैक्टिक भी हैं, जो उनमें एक टकराव बदलाव आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो that was an argument, so we end the session.